चलिए, देखो इसके पहले कि हम आज का जो लेक्चर है, जो क्लास है, उसको हम स्टार्ट करें, पहले मुझे आप लोगों से जानना है कि जो पिछला आपका हुआ है टॉपिक सारा का सारा, क्या वो आपको आता है? सारा मालूम है? कॉस्ट क्या होती है, कितने टाइप की होती है? दो होती है। कौन कौन सी बोलना? पहली कौन सी होती है? पहली कॉस्ट कौन सी होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सेकंड कौन सी होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। और आपने ये भी लिखा था कि वो जो 7 टाइप्स की कॉस्ट होती है, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। गलत क्यों बोल रहे हो यार? मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं आपको कि जो लास्ट टाइम हुआ था वो सारा आपको आता है, और अगर बोलने में गलतियां करोगे तो इसका मतलब है दैट यू पीपल आर कंफ्यूज्ड। और कंफ्यूजन इंसान को तभी होता है जब उसको ठीक से नहीं आता। ठीक है, अब ये जिम्मेदारी आपकी बन जाती है कि जो पहले हुआ है उसका बेस आप स्ट्रांग रखें, ताकि फिर हम आगे की बात कर सकें। और मेरी एक बात जान लेना, कॉस्ट के अंदर जितना आपको लगता है चीजें उतनी आसान नहीं होती। रीजन क्या है? एक तो लेंदी चैप्टर है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, और वो जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो पूरी आपकी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होंगे। जिसको थ्योरी नहीं आती है, न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा उससे, ये आप जान लो आज, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले 7 टाइप की कॉस्ट कौन सी होती है, कौन मुझे बताएगा शॉर्ट में? और ये सारी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? दे ऑल आर शॉर्ट रन कॉस्ट। मैंने प्रीवियस क्लास में जिक्र किया था इस बारे में। ये सारी कॉस्ट कौन सी है? शॉर्ट रन कॉस्ट है। अभी आप पूछोगे सर ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या है? अभी ये मुद्दा नहीं है बात करने का, क्योंकि अभी हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में। इसके लिए एक अलग चैप्टर रखा गया है जिसका नाम क्या था? प्रोडक्शन फंक्शन। जब उसके ऊपर आएंगे तो बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बताना वो 7 टाइप्स की कॉस्ट कौन कौन सी होती है। पहला क्या होता है? टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीसी, टोटल कॉस्ट। फिर क्या आता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी। फिर क्या आता है? एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लास्ट कौन सी थी? सॉरी, सेकंड लास्ट, एसी, एवरेज कॉस्ट। और लास्ट एमसी का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आप लोगों ने कितना पढ़ लिया था? टीएफसी पढ़ लिया है। और जितने भी हम कॉस्ट कर्व को पढ़ेंगे, कॉस्ट जो हम पढ़ेंगे, वो सारे के सारे आपको डायग्राम के साथ आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर लिखा हुआ आता है शो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, शो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। तो आपको हर एक कॉस्ट कर्व के अंदर ग्राफ कैसे बनता है वो आपको मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप बताइए टीएफसी कर्व कैसा बनता है, उसकी शेप कैसी होती है? टीएफसी पढ़ा है ना? ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ चुके हैं, ऐसे मत देखो, पढ़ा है ना? बताओ शेप कैसी होती है टीएफसी की? है? एस शेप में होती है। बहुत बढ़िया पढ़ा है आपने। कहां पढ़ा था ये आपने? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की शेप कैसी पढ़ी है आपने? बुक खोलो, कॉपी खोलो, सब कुछ किया है तुम लोगों ने। बहुत अच्छे। एक बोलता है इनवर्सली एस शेप। टीएफसी की बात हो रही है। टीएफसी कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भूल गए? भूल गए ये बात ना? इसका मतलब साफ है कि घर जाके कॉपी नहीं खुलती है। जो यहां पर हुआ बस यहीं पर होता है, और 48 आवर्स के बाद पढ़ने आते हो। वो लग बात है कि अब 24 घंटे में आ रहे हो, उसके बाद भी याद नहीं आ रहा तुम्हें। टीएफसी कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों होती है ऐसी? सर क्योंकि आउटपुट चाहे बढ़े घटे या क्या हो जाए, जीरो हो जाए, टीएफसी इज ऑलवेज फिक्स्ड। तभी उसका नाम क्या पड़ा हुआ है? फिक्स्ड कॉस्ट। आप कितना भी सामान बना के बेच लो, आपका आउटपुट कितना भी हो जाए, टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल याद है इसके? डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ की सैलरी, नहीं था? इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर मुझे मालूम है कुछ कॉस्ट आपकी आपकी वेरिएबल भी होती है, जो आप यूज कर रहे हो, जो एक मिनिमम कॉस्ट आती है ना, उसकी मैं उसकी बात कर रहा हूं। दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्लियर नहीं हो रहा है? अपनी बिल्डिंग का रेंट पे करते हो, कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट है। लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो, कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है? बोलो। तो भैया मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, प्रीवियस क्लास के लेक्चर्स को ध्यान रखो। छूट भी होता है, घर जाके एक बार चेक कर लिया करोगे क्या हुआ था। बुक भी आपके पास तो सब कुछ ही है, बस पढ़ने की नियत नहीं है। ऐसे कम नहीं चलेगा। बात सही है? फिर क्या था? टीवीसी था। उसमें क्या था?
उसकी शेप कैसी बनती है? इनवर्सली एस शेप बनती है। मतलब क्या कहने का सर, इनिशियल स्टेजेस में टीवीसी कर्व इंक्रीज तो करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और फिर एक टाइम के बाद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। दैट्स व्हाई इट इज इनवर्सली एस शेप। फिर हमने बात करी थी व्हाट इज टीसी, टोटल कॉस्ट। उसका शेप एग्जैक्टली टीवीसी के जैसा ही होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी चेंज आता है वो टीवीसी की वजह से आता है, बिकॉज टीएफसी इज फिक्स्ड एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। क्या मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, आप नहीं पढ़ रहे तो आपका हेडेक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको रोज पढ़ना चाहिए। एक घर जाके एक बार चेक करने में क्या हर्ज है कि आज क्या हुआ था? नहीं। बताइए जरा एक बार, आज के पढ़ने वाले हम। आज हम एवरेज कॉस्ट के ऊपर आते हैं। टोटल के ऊपर जो बातें थी वो हमने कर ली। टोटल में 3 तरह की कॉस्टिंग आती है, पहला टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी। अब पढ़ेंगे उसके एवरेजेस को। ये भी 3 तरह के होते हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा है? एएफसी मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या लिखा है? एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एसी या एटीसी एवरेज कॉस्ट। बात समझ आती है? जरा पढ़ना क्या लिखा है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है सर? इट इज द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। आपने जो टीएफसी निकाला था ना, टीएफसी क्या होता है? टीएफसी हमने जो भी सामान बनाया सर, उस पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या आई। लेकिन अगर मुझे ये जानना हो कि पर यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई फिक्स्ड वाली, तो उसके लिए क्या होता है सर? एएफसी होता है। एंड हाउ टू कैलकुलेट द एएफसी? टीएफसी प्लस आउटपुट। बात समझ आई? आपने मकान का रेंट पे किया 1 लाख रुपया, और उस महीने आपने करीबन चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आई 10,000, रेंट आपका आया, और आपने 1 लाख पेन बनाए। तो अगर आपको ये जानना है कि सर पर यूनिट इस पे कितना रेंट लगा होगा, तो कैसे निकालोगे सर? टीएफसी कितना था? कितना था बताना? कितने पेन थे आपके पास? तो ये क्या आ गया आपका? दिस इज योर व्हाट? 1 लाख पेन। और कितना आपने रेंट पे करा है? 10,000। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? एएफसी हो जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के। एक पेन ने कितना रेंट खाया, एक पेन ने कितना रेंट खाया, फिक्स जो है। पॉइंट हुआ? क्लियर नहीं हुआ? जरा पढ़ना क्या लिखा है? एवीसी क्या होता है? व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर जिस तरह से हमने फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज निकाला था, पर यूनिट कितना फिक्स कॉस्ट खाता है, वैसे हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर से एक पेन के अंदर कितना वेरिएबल कॉस्ट लगा, और उसको निकालने का रास्ता क्या है हमारे पास? बोलना एबीसी इज ऑलवेज इक्वल टू टीवीसी अपॉन में आउटपुट कर दो। जितना तुमने अपने फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर्स को वेजेस पे करी, वेजेस इज अ वेरिएबल कॉस्ट। जितना आपने वेजेस पे करा, और अगर उन सब ने मिलकर 1 लाख पेन बनाए हैं सर, 1 लाख पेन बनाए, तो जो वेजेस पे करी वो क्या है तुम्हारी? टीवीसी। 1 लाख पेन बने वो क्या है तुम्हारा? आउटपुट। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कि पर यूनिट, पर एक पेन पे कितना वेरिएबल कॉस्ट लगा, कितना वेजेस लगा है। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। पढ़ना क्या लिखा है? एवरेज कॉस्ट क्या होती है सर? टोटल कॉस्ट का अगर मैं निकालता हूं पर यूनिट, तो उससे मेरा आंसर क्या आएगा? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी अपॉन में आउटपुट। टोटल कॉस्ट जिसके अंदर 2 तरह की कॉस्टिंग आती है, पहला टीएफसी एंड टीवीसी। दोनों को जोड़ दिया होगा तो मैं कहां पहुंच गया होगा? टीसी पे। अपॉन किया होगा क्या? आउटपुट। तो क्या आएगा कि सर एक पेन पर टोटल कॉस्ट, एक पेन पे कितनी लगी है कॉस्टिंग पूरी मिला के। बात समझ आ रही है? जरा पढ़ना क्या लिखा। अब आता है मुद्दे की बात, और वो क्या है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। आपको एवीसी, एएफसी और एसी तीनों कॉस्ट कर्व को आपको ग्राफ के ऊपर एज वेल एज टेबल के ऊपर आपको शो करना पड़ेगा। आप अगर ध्यान देंगे तो यहां पे लिखा क्या है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। किसकी बात हो रही है? एएफसी की। यहां पे एएफसी है, यहां पर क्या है? एवीसी है। बात समझ आती है? जरा पढ़ने का लिखा है सर, हमको एएफसी निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? टीएफसी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे लिखा भी हुआ है एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन में क्या? आउटपुट। आपके पास क्या ये दोनों है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा टीएफसी के बारे में क्या देखा आपने? सर आपका जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है टीएफसी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो फिक्स ही है। लेकिन जब मैंने क्या निकाला? एएफसी, मैंने क्या इस्तेमाल किया होगा? बोलो फॉर्मूला। टीएफसी अपॉन में आउटपुट। टीएफसी कितना? 12 अपॉन 0। मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे आंसर हमेशा क्या आता है? इंफिनिटी आता है। ये आ गया इंफिनिटी। 12 अपॉन 1 किया, कितना आया होगा? 12।
12/2 में कितना आया होगा 6। करते करते आपके पास क्या आ चुकी है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एएफसी को आउटपुट के साथ में कंपेयर करो, आपको महसूस क्या होता है? सर जैसे जैसे आउटपुट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हमारा एएफसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज करता है। क्यों? ये क्यों करता है डिक्रीज? सर क्योंकि आउटपुट के बढ़ने से क्या चीज सेम है, टीएफसी सेम है। सर आपने कभी ध्यान दिया होगा, फ्रैक्शन के अंदर दो तरह के टर्म होते हैं, एक क्या होता है फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, एक क्या होता है उसका डिनोमिनेटर। आपका ये क्या है, इसमें क्या है, तुम्हारा आउटपुट बढ़ रहा है, और जो तुम्हारा क्या है न्यूमरेटर, वो क्या है, हर बार सेम ही है, तो आंसर हमेशा कम से कम आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो भाई। और जब मैंने इसी चीज को कहां पे शो कर दिया मैंने ग्राफ के ऊपर, तो मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखाई पड़ रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि एएफसी कर्व का शेप जो है, जो उसका स्लोप है, वो नेगेटिव है? हाँ नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? सर क्योंकि एएफसी और आउटपुट के बीच में इनवर्स रिलेशन है, आउटपुट के बढ़ने से एएफसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दैट्स व्हाई एएफसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और इट हैज ए नेगेटिव स्लोप। ये क्लियर हुआ? देखो यहां पर ना कुछ बातें लिखी हुई हैं, अगर देखो ये ना चीजें ना आपके एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में भी आ सकती हैं। आप मुझे ये बताओ, एएफसी कितना भी कम हो जाए, क्या किसी पॉइंट पर आके एक्स एक्सेस को कभी टच करेगा? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सर क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि टीएफसी कभी जीरो नहीं होता। भाई एएफसी आपने कहां से निकाला है? टीएफसी से, और टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होता। सर जब आपका आउटपुट कितना है, जीरो ना, तब भी तुम्हारा टीएफसी 12 है, जीरो नहीं है। बात समझ आई? अगर आपने एएफसी को एक्स एक्सिस पे टच कर दिया, तो इसका मतलब है कि सर उस पॉइंट पे आपने ये मान लिया कि एएफसी वहां पे क्या है, और वो कभी जीरो हो नहीं सकती। इसलिए ये कितनी भी कम हो जाएगी ना, ये कभी भी एएफसी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता। और इसका रीजन में अगर एग्जाम में आ गया कि रीजन क्या है, तो क्या लिख कर आओगे? सर बिकॉज एएफसी कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज टीएफसी कैन नॉट बी जीरो। अगर मैं बात करता हूं किसकी, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पर भी ये कभी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है हम जानते ही नहीं है। क्यों? जब आउटपुट जीरो था तो ये स्टार्ट क्या से हो रहा था, इंफिनिटी से, और मैथ्स में इसका मतलब जीरो नहीं होता, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है। बात समझ आ रही है? ये दोनों में से किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। यहां पे क्यों नहीं करेगा? बिकॉज एएफसी कैन नॉट बी जीरो। यहां पे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एएफसी स्टार्ट कहां से होता है ये हम जानते ही नहीं है। अगर आपने इसको वाई एक्सिस पे टच कर दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि सर आपने उस वाले पॉइंट पे साबित कर दिया है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जीरो। और देख लो जीरो कहीं पर भी नहीं है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? यहां पर कुछ बातें लिखी हुई, जरा पढ़ना एक बार। ये रब हो गया डाउनवर्ड है ना, ये क्या, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। हाँ जी, आउटपुट इज शोन ऑन दी एक्स एक्सिस एंड एएफसी ऑन दी वाई एक्सिस। ये बिल्कुल आपके सामने ही है। उसके बाद क्या हो रहा है, एएफसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। वो तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि सर ऊपर से स्टार्ट हुआ और नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा क्यों हो रहा है लेकिन ऐसा? AFC is a downward sloping curve as it falls with the rise in output। सर आउटपुट के बढ़ने से AFC फॉल कर रहा है, इसलिए उसका नेगेटिव स्लोप है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट क्लियर है। बिल्कुल आगे बढ़ सकता हूं, जरा पढ़ना क्या लिखा है। AFC कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या लिखा है ये MCQ में आता है कि विच कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्या आंसर है? AFC कर्व इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। अभी ये क्यों होता है इसके बारे में एक अलग से क्लास दूंगा, ठीक है ना, लेकिन शॉर्ट में बात कर देता हूं कि सर इसके अंदर आने वाला रेक्टेंगल का कोई भी एरिया आप चाहे तो ड्रॉ कर लो, कोई भी रेक्टेंगल का एरिया आप ड्रॉ कर लो, आपको सारे के सारे एरियाज आपस में क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? सर क्योंकि TFC हर एक लेवल पे कैसा है, फिक्स है, इसलिए इसके अंदर बनने वाले किसी भी पॉइंट का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
मैंने कहा ना इसके ऊपर मैं एक अलग से क्लास दूंगा, ये ऐसे क्लियर नहीं होगा। लेकिन इतना ध्यान रखो कि अगर एग्जाम में आ गया तो एएफसी कर्व की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और कोई कर्व नहीं है ऐसा जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो उसका फीचर है उसको डाउट करता हूं। क्लियर हो गया? ये वर्ड भूलना मत, क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब भी ये नाम आएगा तो क्या बोलना है आपको? एएफसी की बात हो रही है। आगे बढ़ सकते हैं? ये क्लियर हुआ? ठीक है, इधर इस पे आ जाओ एक बार। ये क्या है हमारा? दिस इज अवर एवीसी शेड्यूल। ये मैंने क्या बनाया बोलो सर? एवीसी का क्या है? ये टेबल है। आउटपुट जैसे जैसे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हमारा एवीसी पहले क्या हुआ? कम हुआ, फिर एक पॉइंट पर आके अपने मिनिमम पर आ गया, और फिर उसके बाद बढ़ने लगा। और जब भी कोई कर्व इस तरह की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि पहली स्टेज में वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, फिर अपने मिनिमम पर आ गया और फिर बढ़ रहा है, तो उसका शेप हमेशा यू शेप बनता है। देख लो, ये क्या है? दिस इज योर व्हाट? यू शेप कर्व। क्यों? इनिशियल स्टेज में क्या हुआ? फॉल करा, इस वाले पॉइंट पर क्या अपने मिनिमम पर आ गया। अच्छा, मिनिमम पॉइंट का मतलब क्या होता है? कि सर यही इसका सबसे कम पॉइंट है, इसके आगे ये कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं होगा। और देख लो एग्जैक्टली इसी पॉइंट के बाद ये बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो इसका शेप कैसा बना? यू शेप बना। और इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे कर्व ऐसे हैं जो यू शेप में होंगे, उनकी सेम प्रॉपर्टी होती है सर। इनिशियल स्टेज में फॉल करेंगे, दे विल रीच अप टू देयर मिनिमम एंड देयर आफ्टर इट विल स्टार्ट राइजिंग। सही है? आइए थोड़ा यहां पे आते हैं, ये तो क्लियर है आपको। सेकंड पॉइंट मेन है, एवीसी इज यू शेप्ड। बात आ रही वो वाली? एवीसी यू शेप है, क्यों है? एज इट इनिशियली फॉल्स, वही बात लिखी जो मैंने बोली, फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट एंड आफ्टर रीचिंग टू इट्स मिनिमम पॉइंट इट स्टार्ट राइजिंग। अब देखो आपके मन में आएगा कि सर लेकिन ऐसा क्यों होता है? एवीसी कर्व अपनी स्टार्टिंग की फेज में कम क्यों होता है, फिर अपने मिनिमम पर आता है और फिर उसके बाद बढ़ता है? सवाल क्या है कि ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला ना, इसका डायरेक्ट ताल्लुक किससे है? कौन से चैप्टर से? प्रोडक्शन फंक्शन। मैंने आपसे कहा भी था पहले वो पढ़ो, उसके बाद इस पे नहीं सर हमारे सिलेबस में वो आ रहा है, पहले वो आ रहा है, उस लंबा चैप्टर है पहले वो करवा दो। ठीक है, लेकिन बीइंग अ टीचर मुझे ये बात मालूम है, कॉस्ट वाला चैप्टर हमेशा उसके बाद ही होता है, और बुक में भी वो चैप्टर पहले दिया होगा, कॉस्ट वाला बाद में दिया है, क्योंकि उस चैप्टर का इससे बहुत गहरा क्या है? नाता है। यस, ठीक है। अब इसके यू शेप के पीछे कौन है? एलवीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और ये लॉ किसमें है? प्रोडक्शन फंक्शन में आता है। पहले इसको समझो, एक बार देखो। यहां तक अगर कोई ऐसी बात लगती है आपको जो ढंग से क्लियर नहीं हुई तो पूछिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ सकते हैं? इसे कर दो पूरे को, कुछ पूछना है? अच्छा, एक कॉस्ट हमारा और रह गया, बताना कौन सा है? एवरेज कॉस्ट। चलिए उसी के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, एवरेज कॉस्ट सबसे पहले हम लिखेंगे ये क्या होता है। हालांकि मैंने मेरे ख्याल से लिखा था, अभी डायग्राम के बारे में हमने बात नहीं करी, अब करते हैं। चलिए देखो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं थोड़ा इसी का सहारा लूंगा। सबसे पहले मैं क्या क्या लिखूंगा बोलो यहाँ पे? आउटपुट। सबसे पहले क्या आने वाला है? आउटपुट। अच्छा एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए सर? सबसे तो पहले देखो AFC चाहिए होगा, नहीं है? मैं वही वैल्यूज लूंगा जो मैंने ली थी पहले, ये आ गया, और लास्ट में क्या आएगा? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा एक बात बताओ, तुम बोलोगे सर ये कैसे हुआ? अच्छा एक बात बताओ, देखो अगर टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ TFC एंड TVC, तो क्या एवरेज कॉस्ट AFC और AVC का सम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये बना एक नया फॉर्मूला। अब इसको निकालने का और क्या था बताना? मेथड AC और कैसे निकलता है बोलो ना? सर ये तो TC अपॉन आउटपुट करने पर भी निकल सकता है,
इसका मतलब है कि एसी को निकालने के लिए नाउ वी हैव टू फॉर्मूला। पहला कौन सा, एएफसी प्लस एवीसी, और क्या हो गया, टीसी अपॉन में आउटपुट। बात सही है? जरा यहां पर आ जाओ एक बार, क्या लिखा है सर, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब उन्हीं वैल्यूज को लेंगे हम, ठीक है ना, जो आपने लिखी थी पहले। चलो सर, यहां तो आ गया इंफिनिटी, क्या आ गया, ये आ गया 12, ये आ गया 6, ये आया 4, ये 3, और ये कितना आ गया 2.40। बात सही है? आगे बढ़ो, इसमें पहले में क्या आएगा बोलो, डैश, कितना आएगा 6 5 5 6 एंड 7। क्या इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हो? पहले में क्या आएगा, डैश ही आएगा, इंफिनिटी प्लस कर रहे हो किसमें, डैश में, तो क्या वैल्यू निकलेगी, कुछ भी नहीं निकलेगी। अच्छा 12 प्लस 6 करो, कितना आएगा 18, ये कितना आने वाला है 11, ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा अगेन 9, ये कितना आएगा 9.40। बात सही है? अब इसको अगर मैं डायग्राम के ऊपर दिखा दूं तो ध्यान देना ये कैसे बनेगा। मैं पॉइंट लेकर बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली बनाऊंगा, ठीक है। यहां पे क्या आएगा बोलना, एवरेज कॉस्ट। अच्छा, एवरेज कॉस्ट का एक और नाम था एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं कभी कभी। बात तो एक ही हुई। कभी ध्यान देना सर, ये भी ना कुछ ऐसा बनने वाला है, देखो क्या बन रहा है, चेक कर लो बुक में, यही होगा, ऐसे बनेगा। लेकिन क्यों बनेगा ऐसा, क्यों बनेगा, देखो देखो देखो, एसी इज इक्वल टू क्या था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सही है? हाँ, इसने अपना ये शेप कहां से निकाला होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। ध्यान करो, ऐसी बना है, बात सही है, एवरेज कॉस्ट करो, दिस इज, ठीक है बस।